हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने हम जो बच्चों कर रहे थे कि भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय होता है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। और 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी की क्रांति तक बहुत सारे जो ऐसे नवीन राज्य उभर कर जो है आते हैं, जिनमें जो है बच्चों बंगाल जो है भी एक होता है। तो आज हम बंगाल के बारे में करेंगे। पिछली क्लासेस में बच्चों हमने सिख राज्य, आपका जो अवध राज्य है और राजपूत राज्य, मैसूर राज्य, इन सभी के बारे में हमने कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में बच्चों हम बंगाल जो है राज्य के बारे में देखेंगे। तो बंगाल भी जो है एक नवीन राज्य के रूप में उभर कर आता है औरंगजेब की जो मृत्यु के बाद में। और जैसा कि आप जानते हैं, जब मुग़ल साम्राज्य चल रहा था तो मुग़लों के अधीन जो है सबसे ज़्यादा अमीर और संपन्न और ताकतवर जो सूबा हुआ करता था वो आपका बंगाल प्रांत हुआ करता था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, बंगाल प्रांत है ये सबसे ज़्यादा जो है संपन्न जो है और अमीर जो ताकतवर सूबा रहता था ये मुग़ल साम्राज्य के अधीन। और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब मिलकर जो है मुग़लों का ये बंगाल सूबा बनाते थे। ठीक है, तो इसमें वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा ये सभी जो है बनाते थे बंगाल सूबा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, डचीज़ हैं और जो फ्रांसीस हैं, इन्होंने जो बंगाल में अपनी जो है फैक्ट्रियाँ भी लगाई थी। ठीक है, तो इन सभी ने जो ये आपके यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स, डचीज़ और फ्रांसीस, पुर्तगाली, ठीक है, इन्होंने बंगाल में अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, जिसमें जो बच्चों बंगाल पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो ब्रिटिशर्स का रहा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव किसका रहा था, इन जो यूरोपियंस में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो ब्रिटिशर्स का रहा, अंग्रेज़ों का रहा था। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लासेस में बच्चों हमने कवर किया था कि अंग्रेज़ों ने अपनी जो सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थापित की थी, जो परमानेंट जो फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थापित की थी बच्चों, सूरत में। और इन्होंने जो अपनी नॉन परमानेंट जो फैक्ट्री है सबसे पहले स्थापित की थी मछलीपट्टनम में, जबकि जो परमानेंट फैक्ट्री है, जो स्थायी जो फैक्ट्री है वो सबसे पहले स्थापित की थी सूरत में। ठीक है, डचों ने भी अपनी जो पहली फैक्ट्री है मछलीपट्टनम में स्थापित की। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, मछलीपट्टनम में। इसी प्रकार बच्चों फ्रांसीसी जो है वो भी अपने भारत में आते हैं और फ्रांसीसी जो है इन्होंने भी अपनी जो है एक फैक्ट्री लगाई। इनकी जो पहली जो फैक्ट्री है इन्होंने भारत में जो है सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जो है और सबसे पहले अधिकार जो है बंगाल पर किया था। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो अधिकार और सबसे जो पहले अधिकार अंग्रेज़ों ने कहाँ पे किया था, तो जितने भी सूबे या प्रांत हुआ करते थे तो अंग्रेज़ों ने इन सभी में जो है बंगाल पर सबसे पहले अधिकार किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों 1651 की बात है, तो 1651 में क्या होता है, शाहशुजा जो होते हैं ये बंगाल के सूबेदार होते हैं। शाहशुजा कौन होते हैं, बंगाल के सूबेदार होते हैं। और ये कौन थे शाहशुजा, ये शाहजहाँ के बेटे हुआ करते थे। और इसी शाहशुजा से परमिशन लेकर अंग्रेज़ों ने बंगाल में सबसे पहली जो फैक्ट्री है हुगली में स्थापित की थी। तो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, बंगाल का सूबेदार ये हुआ करता था शाहशुजा, जो कि शाहजहाँ का बेटा था। और इससे परमिशन लेकर, इस शाहशुजा से 1651 में परमिशन लेकर अंग्रेज़ों ने बंगाल में जो है सबसे पहली जो फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, हुगली में। और हुगली जो है उस टाइम बच्चों एक प्रसिद्ध जो है बंदरगाह के रूप में बाद में फिर ये उभरता है। ठीक है, तो हुगली जो है एक बंदरगाह भी है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, 1698 ईस्वी की जो है बात है, इसमें जो तो 1698 ईस्वी में बच्चों औरंगजेब का जो पोता होता था अजीम उसान, औरंगजेब का पोता ये जो बंगाल का सूबेदार होता था। जब 1698 की बात करते हैं तो औरंगजेब का ही एक पोता होता था अजीम उसान, जो बंगाल का सूबेदार होता था। तो इसने क्या किया था, अजीम उसान जो है इसने अंग्रेज़ों को बंगाल के 3 गांव की जो जागीरदारी जो है अंग्रेज़ों को दे दी थी। तो वो 3 गांव जो है कौन कौन से थे, वो 3 गांव थे जो आपका कालीकाता, जिसको कोलकाता भी कहते हैं, तो कालीकाता, सुल्तानती और गोविंदपुरा। ठीक है, तो औरंगजेब जो है उसका पोता क्या नाम था इसका, अजीम उसान, बंगाल का सूबेदार होता था। तो इसने अंग्रेज़ों को 3 जो गांव है वो 3 गाँवों की जो जागीरदारी जो है अंग्रेज़ों को दी। और वो 3 गाँव कौन से थे, कालीकाता, सुल्तानती और गोविंदपुर। ठीक है, और फिर बच्चों ये जो जागीरदारी अंग्रेज़ों को दे देते हैं और फिर ये तीनों गांव मिलकर ये आज प्रेजेंट में जो है आधुनिक कलकत्ता जो है कहलाते हैं। तो अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हीं 3 गांवों से जो है आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना की जाती है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, पॉइंट ये ध्यान में रखना है। 1700 ईस्वी में जो है क्या होता है कि औरंगजेब है उसके द्वारा मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया जाता है।
तो उस समय जो बंगाल की राजधानी जो है क्या होती थी, ढाका होती थी। तो 1700 ईस्वी में बंगाल की जो राजधानी है वो क्या होती थी, ढाका होती थी। और औरंगज़ेब ने बंगाल का दीवान बनाया था मुर्शिद कुली खान को 1700 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 1717 ईस्वी में जो है भारत का जो मुग़ल बादशाह कौन होते हैं, फ़रुखशियर होता था। तो भारत का जो है मुग़ल बादशाह कौन होता था, फ़रुखशियर होता था। ठीक है, तो फ़रुखशियर है, इसने जो है 3000 रुपये सालाना जो है कर पर, जो सालाना टैक्स पर जो है, केवल 3000 रुपये सालाना टैक्स पर जो है अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, तो केवल 3000 रुपये जो है वर्ष के जो है पूरे जो एक साल के 3000 रुपये में इसने अंग्रेज़ों को जो बिल्कुल जो फ्री जो है ट्रेड करने के लिए अधिकार दे दिए थे अंग्रेज़ों को। क्यों दे दिए थे? क्योंकि जो फ़रुखशियर है इसके एक बार जो है इसके पैर में एक फोड़ा हो जाता है तो कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाता है। तो एक अंग्रेज़ सर्जन होते हैं, ठीक है, उसने इसको जो है फ़रुखशियर जो मुग़ल बादशाह है उसको ठीक किया था, उसके इस पैर के फोड़े को जो है ठीक किया था। तो जो खुश होकर जो है फिर अंग्रेज़ों को फ्री ट्रेड जो है करने की परमिशन दे देते हैं, केवल जो है सालाना 3000 रुपये पर। ठीक है, तो बच्चों जो बंगाल का ये जो आपका दीवान होता था मुर्शिद कुली खान, ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान को अंग्रेज़ों को जो ये फ़रुखशियर के द्वारा जो ज़रूरत से ज़्यादा जो अधिकार दे दिया था फ़रुखशियर ने अंग्रेज़ों को, तो ये जो है मुर्शिद कुली खान को ये बात पसंद भी नहीं आती है, पसंद नहीं आता है। और इसलिए मुर्शिद कुली खान है उसने बंगाल को स्वतंत्र जो है शासक घोषित कर दिया, बंगाल का स्वतंत्र जो है खुद को शासक घोषित कर दिया। तो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, तो इसीलिए जो रीजन से जो मुर्शिद कुली खान है वो खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित करता है। ठीक है, तो मुग़लों के टाइम पीरियड में बच्चों फिर बंगाल का जो पहला नवाब जो है वो कौन बनता है, मुर्शिद कुली खान। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। तो बंगाल का पहला नवाब कौन था? बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान बंगाल के जो पहले नवाब बनते हैं बच्चों, और ये इसका टाइम पीरियड है 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक जो है केवल 10 साल तक ये रहते हैं बंगाल के प्रथम नवाब। तो इसी मुर्शिद कुली खान के बारे में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों मुर्शिद कुली खान के बारे में। तो इसने मुर्शिदाबाद जो है शहर जो है बसाया अपने ही नाम से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है। और इसने जो है ढाका से मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। तो बच्चों इससे पहले जो यहाँ पे जो बंगाल है उसकी राजधानी जो है ढाका हुआ करती थी, लेकिन मुर्शिद कुली खान जब प्रथम जो नवाब बनते हैं बंगाल के, तो इसने जो है ढाका से अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद जो है अपने ही नाम से एक शहर बसाया इसने मुर्शिदाबाद। तो नवाब रहते हुए बच्चों इसने जो मुग़लों को जो है राजस्व जो है ये दिया करता था। ठीक है, मुग़लों को राजस्व भी ये दिया करता था। और 1727 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद में बंगाल का अगला नवाब जो बनता है इसी के दामाद बनते हैं। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के ही दामाद बंगाल के अगले नवाब बनते हैं जिसका नाम क्या है, शुजाउद्दीन। ठीक है बच्चों, तो शुजाउद्दीन अब बंगाल के जो है अगले नवाब बनते हैं। तो पहले नवाब कौन होते हैं बंगाल के, मुर्शिद कुली खान। अगले जो नवाब इसी के दामाद बनते हैं शुजाउद्दीन। तो बच्चों हम शुजाउद्दीन के बारे में देखते हैं। तो इसके शासनकाल के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें होती हैं। तो 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक बच्चों केवल जो है 12 साल तक ये रहते हैं। तो मुर्शिद कुली खान जो है ये सबसे पहले ये जो उड़ीसा का उप गवर्नर जो है पहले हुआ करता था मुर्शिद कुली खान से पहले। ठीक है, तो शुजाउद्दीन जो जब ये नवाब बनने से पहले ये क्या करता था, तो ये उड़ीसा का उप गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, तो 1733 ईस्वी में इसने जो बिहार पर अधिकार किया, तो बिहार पर इसने अधिकार किया 1733 ईस्वी में। और इसने बिहार का जो सूबेदार अपने ही अधीन जो है रहते थे एक अली वर्दी खान, तो अली वर्दी खान को इसने बंगाल का बिहार का क्या बनाया, सूबेदार बनाया। तो बिहार का जो है सूबेदार इसने बनाया अली वर्दी खान को। ठीक है, तो 1739 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, उसके बाद इसका जो पुत्र जो है जिसका नाम क्या है, सरफराज खान। तो सरफराज खान बंगाल के अगले नवाब बनते हैं और ये जो है केवल एक साल कुछ समय के लिए बनते हैं सरफराज खान। और 1739 से 40 के दौरान ये जो सरफराज खान बंगाल के फिर अगले नवाब बनते हैं। ठीक है, तो 1740 में क्या होता है, घोरिया का युद्ध होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों, घोरिया का युद्ध लड़ा जाता है और किसके बीच में, अली वर्दी खान और सरफराज खान। ठीक है, तो ये जो अली वर्दी खान जो बच्चों अली वर्दी खान जो बिहार का सूबेदार जो नियुक्त किया था शुजाउद्दीन ने,
तो शुजाउद्दीन ने जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था अली वर्दी खान को, तो इस अली वर्दी खान और जो शुजाउद्दीन का जो बेटा है सरफराज खान, तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है 1740 ईस्वी में। ठीक है, तो कौन सा युद्ध होता है? घोरिया का युद्ध। तो घोरिया का युद्ध होता है 1740 में अली वर्दी खान और सरफराज खान के बीच में। तो इसमें अली वर्दी खान है सरफराज खान को पराजित कर देते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं और बंगाल के फिर वो अगले नवाब बनते हैं। कौन? अली वर्दी खान। ठीक है, तो बच्चों बंगाल के अब अगले नवाब कौन बनते हैं? अली वर्दी खान। ये जो है कुल मिलाकर 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहते हैं अगले, और इसे मिर्ज़ा मोहम्मद खान भी जो है कहा जाता था। तो अली वर्दी खान है उसको मिर्ज़ा मोहम्मद खान कहा जाता था। और इसी के समय में जो बंगाल बिहार उड़ीसा जो प्रांत इसके अधिकार में आ गया था। तो जो बंगाल बिहार उड़ीसा जो प्रांत है इसके अधिकार में आ गया था अली वर्दी खान के ही शासनकाल में, और इसे लगभग प्रत्येक वर्ष जो है मराठा आक्रमण का जो है सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो इस जो अली वर्दी खान को हर वर्ष क्या करना पड़ता था? हर वर्ष जो है मराठा आक्रमण कर देते थे, तो इसका सामना करना पड़ता था। तो 1751 ईस्वी में क्या होता है, जो रघुजी भोसले होते हैं जो मराठों के सूबेदार होते हैं, उसी के साथ इसने एक संधि की। ठीक है, क्योंकि मराठा जो है प्रत्येक वर्ष जो है इसके शासनकाल में क्या होते थे, आक्रमण होते थे मराठों का। तो जो मराठों के जो सूबेदार होते हैं रघुजी भोसले, तो 1751 में एक संधि करते हैं जिसके तहत ये सालाना जो है 12 लाख रुपए जो है चौथ जो एक प्रकार का टैक्स होता है मराठों के द्वारा लिया जाता था बच्चों। तो रघुजी भोसले है उसको 12 लाख रुपए जो है टैक्स जो है, तो कौन सा टैक्स? चौथ जो टैक्स है वो देना इसने स्वीकार किया। ठीक है, संधि होती है 1751 में, और इसी संधि के तहत इसने क्या किया, उड़ीसा प्रांत जो है भी मराठों को दे दिया था। ठीक है, तो रघुजी भोसले के साथ एक जो है संधि करते हैं 1751 ईस्वी में, जिसमें ये उड़ीसा प्रांत है मराठों को देते हैं और 12 लाख रुपए जो है टैक्स के रूप में मराठों को देना स्वीकार करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बच्चों इसी अली वर्दी जो खान है इसने अंग्रेज़ों को मधुमक्खी के समान बताया था। तो अंग्रेज़ों को मधुमक्खी के समान किसने बताया था? तो नवाब अली वर्दी खान जो आपके बंगाल के नवाब हुआ करते थे। 1756 ईस्वी में फिर क्या होता है, पेचिस की रोग होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है अली वर्दी खान की। तो डिसेंट्री रोग होने के कारण ये इनकी मृत्यु हो जाती है। और बच्चों इसकी मृत्यु के बाद में फिर जो है इसी का एक नाती होता है, इसी के ही एक नाती होता है बच्चों जिसका नाम क्या होता है, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला फिर बंगाल के अगले नवाब बना दिए जाते हैं, और ये नवाब रहते हैं 1756 से 57 ईस्वी के दौरान, केवल एक वर्ष के लिए रहते हैं सिराजुद्दौला। और ये कौन थे सिराजुद्दौला? अली वर्दी जो खान है उसी के ही क्या होते थे, नाती होते थे। मतलब सिराजुद्दौला के नाना कौन थे? अली वर्दी खान। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब हम सिराजुद्दौला जो बंगाल के अगले नवाब बनते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों बंगाल का अगला नवाब ये बन जाता है 1756 से 57 के दौरान ये रहते हैं बंगाल के नवाब, और ये प्रथम बंगाल के नवाब थे जिसने अंग्रेज़ों के साथ जो है संघर्ष किया। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के साथ खूब संघर्ष किया। तो क्या क्या कारण थे जिसके कारण जो है इसको अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष काफ़ी करना पड़ा था? तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों रीजन आपका आता है, तो इसमें जो इसके जो नाना होते थे अली वर्दी खान, उसके द्वारा जो है अंग्रेज़ों के मंसूबे से जो है ये अवगत हो गया था। तो इसके जो नाना होते थे अली वर्दी खान, तो अंग्रेज़ों के जो मंसूबे थे कि भाई अली वर्दी खान ने जो इसके नाना थे इसने बताया था कि कभी भी अंग्रेज़, डच और जो फ्रांसीसी है इन तीनों पर एक साथ कभी भी अटैक मत करना, और इनका उद्देश्य जो है भारत में व्यापार करना नहीं है बल्कि धीरे धीरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। तो अंग्रेज़ों के जो है मंसूबे से काफ़ी जो है अच्छी तरह से अवगत हो चुका था अली वर्दी खान। ठीक है, तो ये जो है बात इसने अपने जो नाती को बताई सिराजुद्दौला को। तो इस प्रकार जो है सिराजुद्दौला का संघर्ष जो है रहा अंग्रेज़ों के साथ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फ़र्रुखशियर जो मुग़ल बादशाह थे आपके, उसके द्वारा अंग्रेज़ों को स्वर्णिम फरमान क्या था बच्चों, जो कर मुक्त व्यापार करने का जो अधिकार दिया था अंग्रेज़ों को फ़र्रुखशियर ने। ठीक है, तो टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार जो दिया था फ़र्रुखशियर ने अंग्रेज़ों को। तो एक ये भी रीजन था, इसके कारण जो ब्रिटिशर्स है वो खुद तो फ्री ट्रेड कर ही रहे थे भारत में, लेकिन वो अन्य भारतीय व्यापारियों को भी जो है फ्री पास, जिसको एक दस्तक कहा जाता था, दे दिया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो फ्री पास जो है अन्य भारतीयों को दिया जाता था, इसके जो है कारण ये ट्रेड कर पाते थे। तो एक रीज़न ये भी था। और तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की किलाबंदी कर दी थी।
ठीक है। तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब होते थे, तो उसकी जो है अनुमति के बिना ही अंग्रेज़ों ने क्या कर दी थी, कलकत्ता है उसकी किलाबंदी करवा दी थी और वहाँ पर किले का निर्माण करवा दिया था। तो किले, कौन सा किले का निर्माण करवाया था, तो यहाँ पे विलियम फोर्ट के नाम से फोर्ट विलियम जो है के द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया था बच्चों। ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को ये साफ साफ जो है पहले चेतावनी दे दी थी कि अंग्रेज़ जो है कलकत्ता में और फ्रांसीसी जो है चंद्रनगर में अपनी किलाबंदी है तुरंत बंद कर दे, क्योंकि बच्चों अंग्रेज़ों ने जो कलकत्ता की किलाबंदी कर ली थी और फ्रांसीसी हैं उन्होंने चंद्रनगर जो है की किलाबंदी कर ली थी। ठीक है, इसके नवाब रहते इसकी बिना परमिशन के। तो इस प्रकार, लेकिन बच्चों इनमें जो फ्रांसीसी जो है उन्होंने चंद्रनगर पे जो किलाबंदी की थी, तो फ्रांसीसियों ने तो जब सिराजुद्दौला ने चेतावनी दी कि भाई ये आप तुरंत बंद कर दीजिए, तो फ्रांसीसी है चंद्रनगर में अपनी किलाबंदी तो तुरंत बंद कर देते हैं। तो फ्रांसीसियों ने तो सिराजुद्दौला की बात मान ली थी। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों 4 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर फिर अटैक किया। ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर पर जो किलाबंदी की थी, तो फ्रांसीसियों को चेतावनी दी थी सिराजुद्दौला ने, तो फ्रांसीसियों ने इसकी बात मान ली, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है जो कलकत्ता पर जो किलाबंदी की थी, ठीक है, तो इसकी चेतावनी देने के बाद भी अंग्रेज़ों ने इसकी बात नहीं मानी। तो फिर क्या होता है बच्चों, 4 जून 1756 ये इंपॉर्टेंट डेट है। तो 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अटैक कर दिया। और यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट घटना है यहाँ पे बच्चों। तो 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अपने जो है सैनिकों के साथ बंगाल के कासिम बाजार पर अटैक कर दिया। और 16 जून, ठीक है, तो 16 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर भी अटैक कर दिया। ठीक है। तो कलकत्ता पर अटैक करते हैं 16 जून 1756 को। फोर्ट विलियम जो आपका ये था, यहाँ पे जो किलाबंदी कर रखी थी अंग्रेज़ों ने विलियम फोर्ट के द्वारा, फोर्ट विलियम यहाँ पे फोर्ट जो विलियम का किला बनाया गया था। तो यहाँ पे जो बच्चों 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों के साथ क्या किया, यहाँ पर भी अटैक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, और फिर यहाँ पे फिर ये सिराजुद्दौला अधिकार कर लेता है इस फोर्ट विलियम पर। तो यहीं पर क्या होता है, 26 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, काल कोठरी की घटना होती है। तो काल कोठरी की जो घटना, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं, 20 जून 1756 ईस्वी को होती है ये ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो इस 20 जून 1756 को जो ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो नवाब जो सिराजुद्दौला होते हैं उसके द्वारा क्या होता है कि 146 सैनिक जो अंग्रेज़ जो थे, 146 जो अंग्रेज़ थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अटैक करता है तो 146 अंग्रेज़ों को ये अरेस्ट कर लेता है। ठीक है। और 18 बाई जो 15 फुट का जो एक काल कोठरी होती थी, उसमें इन 146 जो अंग्रेज़ों को क्या कर देता है, बंद करवा देता है। और जब इस काल कोठरी को अगले दिन खोला जाता है तो इसमें 123 जो अंग्रेज़ हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और बचते हैं 23 अंग्रेज़ जिंदा। ठीक है। तो 146 अंग्रेज़ों को डालता है इस काल कोठरी में, और जब अगले दिन खोलता है तो 123 जो है इसमें मर जाते हैं अंग्रेज़, और 23 जो है अंग्रेज़ इसमें बचते हैं। और इन 23 अंग्रेज़ों में से एक जो है ब्रिटिश अधिकारी होता था, जिसका नाम क्या था, विलियम होलवेल। ठीक है। तो एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम क्या था, विलियम होलवेल। ठीक है। तो 23 बच जाते हैं, 123 मर जाते हैं। तो इसी के द्वारा फिर एक पुस्तक लिखी जाती है, विलियम होलवेल जो एक ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी जिसका क्या नाम था, अलाइव द वंडर्स, जिसमें इस सारी काल कोठरी की घटना लिखी गई थी। इस बुक में अलाइव द वंडर्स ये बुक थी, जो किसने लिखी थी, विलियम होलवेल ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो जैसे ही सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार किया, तो इसके द्वारा कलकत्ता का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, अलीनगर रख दिया गया। ठीक है। तो कलकत्ता का नाम इसने जो है क्या रखा, सिराजुद्दौला ने अलीनगर रखा। ठीक है। और जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला कि इसके द्वारा 123 अंग्रेज़ों को मौत की घाट उतार दिया गया है, तो तुरंत जो मद्रास प्रेसिडेंसी होती है वहाँ से ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश नेवी जो है कलकत्ता से भेजी जाती है, कलकत्ता में भेजी जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों जब अंग्रेज़ों को पता चलता है तो मद्रास प्रेसिडेंसी से ब्रिटिश आर्मी और नेवी जो है कलकत्ता भेजी जाती है। ठीक है। तो काल कोठरी की जो ट्रेजेडी जो घटना होती है, इसमें 146 अंग्रेज़ों को बंद कर देता है। और उसके बाद में बच्चों मद्रास जो प्रेसिडेंसी के द्वारा एक नेवी और एक आर्मी जो है अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ता भेजी जाती है। और इसमें जो नेवी जो होती है उसका जो नेतृत्व कौन करता है, इस नेवी का जो नेतृत्व करता है एडमिरल वाटसन।
जबकि जो आर्मी है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना है। जो नेवी भेजी जाती है मद्रास प्रेसिडेंसी से, उसमें नेवी का नेतृत्व कर रहा था एडमिरल वाटसन, जबकि जो आर्मी है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो बच्चों यही जो रॉबर्ट क्लाइव है फिर बाद में 1757 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है बनेगा आगे चलकर। तो इसमें ये ध्यान रखना है पॉइंट। तो बंगाल का प्रथम जो गवर्नर है वो कौन बना था, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला के टाइम पे ही जो बंगाल का ये प्रथम गवर्नर बनता है, कौन बनता है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो आर्मी जो है ब्रिटिश आर्मी है उसका नेतृत्व कर रहा था ये। ठीक है बच्चों, तो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में अलीनगर की फिर एक संधि होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कौन सी संधि होती है, अलीनगर की संधि होती है। ठीक, तो बच्चों ये जो अलीनगर की संधि होती है सिराजुद्दौला और जो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ है इसके बीच में, तो इस संधि के तहत जो है कुछ समझौते होते हैं। ठीक है, तो 5 समझौते होते हैं इस संधि के तहत, अलीनगर की संधि के तहत। तो कौन कौन से समझौते थे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो समझौता ये हुआ कि अंग्रेज़ों को है मुग़लों द्वारा दी गई सुविधाओं को स्वीकार किया जाए, कि मुग़लों के द्वारा जो सुविधाएं हैं वो जो क्या की जाए, स्वीकार की जाए। जो सुविधाएं अंग्रेज़ों को सुविधाएं दी जाए, तो ये बात इसने मान ली थी सिराजुद्दौला ने। दूसरी इसने जो क्या समझौता रखा इसमें हुआ था कि अंग्रेज़ों के जो दस्तक होते थे, जो फ्री पास जिसको बोला जाता था, तो अंग्रेज़ों के जो दस्तक है, फ्री पास है, उससे कोई भी सामान बंगाल जब आएगा तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं जो है लगाया जाएगा। तो दूसरा जो है समझौता ये हुआ कि जो दस्तक होता था, जो फ्री पास होता था, तो फ्री पास से कोई भी जो सामान जब बंगाल में आएगा तो अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, उस सामान पर किसी पर भी जो है कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तीसरा ये हुआ था कि तीसरा क्या हुआ था बच्चों की, नवाब जो अंग्रेज़ों से जब्त की गई जो प्रत्येक वस्तु को लौटा देगा। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो वस्तु अंग्रेज़ों से जो वस्तु नवाब ने जब्त कर ली थी वो उनको वापस लौटानी पड़ेगी। चौथा इसमें हुआ था अंग्रेज़ जो है अपनी मर्ज़ी से कलकत्ता की किलाबंदी करेंगे। ठीक है, कि भाई अपनी मर्ज़ी से ही हम क्या करेंगे, कलकत्ता की किलाबंदी करेंगे। और 5वां समझौता इसमें यह हुआ था कि अंग्रेज़ों को सिक्के ढालने की अनुमति दी जाएगी। तो इस प्रकार से 5 समझौते हुए थे इस जो अली जो है नगर की संधि में। तो ये 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है बच्चों। इन सभी जो है समझौतों को आपको ध्यान में रखना है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, तो बच्चों इस प्रकार जो ये संधि होती है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव है वो अली नगर की संधि से मानने वाला नहीं था, सिर्फ वो तो पूरे बंगाल पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र किसके साथ रचा, जो नवाब सिराजुद्दौला होता है उसी के विश्वास पात्र जो थे उसके सेनापति मीर जाफ़र, और एक जो है सेना नायक हुआ करता था राय दुर्बल। तो मीर जाफ़र और राय दुर्बल जो ये सिराजुद्दौला के ही विश्वास पात्र होते थे, इन्हीं के साथ जो रॉबर्ट क्लाइव है वो मिलकर एक षड्यंत्र रचता है। और षड्यंत्र क्या होता है बच्चों, 13 जून 1757 ईस्वी को भारत के इतिहास का प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है बच्चों। तो 13 जून 1757 ईस्वी को किसका युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो है ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है, और उसकी हत्या जो है कर जो मीर जाफ़र होता था, जो उसी का ही सिराजुद्दौला का ही जो है सेनापति हुआ करता था, विश्वास पात्र। तो इसी मीर जाफ़र के साथ रॉबर्ट क्लाइव जो षड्यंत्र रच के ये आपस में, तो सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और उसकी हत्या कर जो मीर जाफ़र होते हैं उसको बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इस प्रकार बच्चों ये एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में, जब भारत का जो शासन धीरे धीरे मुसलमानों से जो है ट्रांजिस्ट होकर जो है ब्रिटिशर्स के पास जो है शासन आ गया था अब। ठीक है, तो मुग़लों से जो है हटकर अभी क्या हो गया था, अंग्रेज़ों के पास जो क्या आ गया था, ये शासन आ गया था। तो ये जो एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम इसको डिटेल में देखें तो प्लासी का जो युद्ध होता है वो 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। ठीक है, तो 23 जून 1757 ईस्वी को क्या होता है, प्लासी का युद्ध। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध किसके बीच में होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। और बच्चों ये प्लासी का युद्ध है, केवल 1.5 घंटे में ही रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को हरा देता है, केवल 1.5 घंटे में ही। ठीक है, और इसमें जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता था मीर जाफ़र और उसका सेना नायक राय दुर्बल होते थे, ये इसके विश्वास पत्र होते थे। लेकिन ये बाद में जो है मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ।
ठीक है। और फिर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मीर जाफ़र को फिर बाद में बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया जाता है। तो इस युद्ध में जो मीर जाफ़र और जो ये आपके राय दुर्बल हैं, ये जो सिराजुद्दौला की तरफ से हालांकि बच्चों ये लड़ रहे थे, लेकिन इस पूरे युद्ध में ये न्यूट्रल बने रहे, ठीक है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं और कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने, और क्योंकि वो अंदर ही अंदर जो है क्या करना चाहते थे, रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहे थे ये दोनों। जबकि बच्चों इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला के दो और जो सेनानायक होते थे, तो दो अन्य सेनानायक जिसका नाम था मीर मदान और मोहनलाल, तो इन दोनों जो है ने सक्रिय भूमिका निभाई थी इस प्लासी के युद्ध में। मीर मदान और मोहनलाल ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। और ये दोनों भी जो बच्चों इस युद्ध में मारे जाते हैं। और दूसरा कारण जो है इस युद्ध को हारने का ये था, दूसरा कारण इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का क्या था कि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के जो सैनिक हैं वो राइफल्स के साथ लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ जो सिराजुद्दौला है वो केवल तलवार के साथ लड़ रहा था। तो इसके जो सैनिक थे सिराजुद्दौला के, वो तलवार के साथ लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे वो राइफल्स के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। तो सिराजुद्दौला वहाँ से जो है बच्चों भाग खड़ा हुआ, बट उसे बाद में उसको पकड़कर अंग्रेज़ों के द्वारा जो है सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी जाती है, और बंगाल का जो है अगला नवाब अंग्रेज़ों के द्वारा किसको बना दिया जाता है, मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का जो है सबसे पहला जो है गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया जाता है। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, तो बंगाल में जो है बंगाल का सबसे पहला जो गवर्नर है वो कौन बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले गवर्नर कौन बनते हैं बच्चों बंगाल के, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये काफ़ी बार भी एग्जाम में आता है बच्चों, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। तो 1757 से 1760 ईस्वी तक जो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के गवर्नर रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो 1757 से लेकर 1760 3 साल यहाँ पे रहते हैं, और फिर बाद में बीच में जो इंग्लैंड चले जाते हैं, और फिर बाद में 1765 में वापस आते हैं और 2 साल तक फिर से ये रहते हैं, ठीक है। तो 1765 से 1767 और 1757 से 1760, ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान बंगाल के जो है गवर्नर रहते हैं कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आप बंगाल के जो है अगले नवाब कौन बन जाते हैं, मीर जाफ़र। ये 1757 से लेकर रॉबर्ट क्लाइव जब तक रहता है 1760 ईस्वी तक भारत में, तब तक ये जो है बंगाल जो नवाब रहते हैं, ठीक है। तो ये जो नवाब बन जाते हैं, और अंग्रेज़ों ने बेहद फिर फ़ायदा उठाया था इस मीर जाफ़र का, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था, ठीक है। तो 25 जो है फरवरी 1760 ईस्वी को क्या होता है बच्चों, 25 फरवरी 1760 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव है वो इंग्लैंड वापस लौट जाता है। तो 25 फरवरी 1727 को रॉबर्ट क्लाइव जो है इंग्लैंड से चला जाता है, और उसके बाद में उसी के स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव के स्थान पर बंगाल का जो कार्यवाहक जो गवर्नर बना दिया जाता है किसको, विलियम होलवेल को, ठीक है। तो ये जो कार्यवाहक थे, ठीक है, मतलब परमानेंट नहीं थे, ये कार्यवाहक थे, टेम्परेरी थे। बंगाल के जो है कार्यवाहक गवर्नर किसे बना दिया जाता है, विलियम होलवेल को, ठीक है। और ये वही विलियम होलवेल था जो कालकोठरी से बचा था, ये अंग्रेज अफसर हुआ करता था। तो बच्चों इस प्रकार जो है विलियम जो होलवेल है, इसको कालकोठरी से जो बच के निकलते हैं, इसी को ही बंगाल का अगला कार्यवाहक गवर्नर बना दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो 23 जो लोग बचे थे अंग्रेज, ठीक है, तो उनमें से एक ही अधिकारी था विलियम होलवेल, ठीक है। तो इसको फिर अगला कार्यवाहक गवर्नर बना दिया जाता है। और इसी विलियम होल और मीर जाफ़र के बीच में जो है कुछ विवाद होते हैं, और इस प्रकार जो विलियम होलवेल है वो मीर जाफ़र को बंगाल के पद से, बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं, ठीक है। तो हटा देने का प्रस्ताव जो है ये पेश कर देते हैं। तो उसके बाद में बच्चों 1760 से लेकर 1765 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉर्ड वेंसीटोट, ठीक है। तो कार्यवाहक थे विलियम होलवेल, और बंगाल के जो है 1760 से लेकर 65 ईस्वी के दौरान कौन होते हैं बच्चों, बंगाल के जो गवर्नर अगले होते हैं लॉर्ड क्लाइव के बाद में लॉर्ड वेंसीटोट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लॉर्ड वेंसीटोट, इसने मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब पद से फिर हटा दिया था, ठीक है। तो बंगाल के नवाब पद से किसने हटाया था मीर जाफ़र को, लॉर्ड वेंसीटोट जो है, जो जनरल जो है बनकर आया था, जो गवर्नर बन के आया था, ठीक है। तो इसी लॉर्ड वेंसीटोट के द्वारा जो है मीर जाफ़र का जो दामाद होते हैं मीर कासिम, उसको बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाता है। तो मीर जाफ़र को हटाकर इसके जो दामाद होते हैं, मीर जाफ़र के दामाद,
ठीक है, तो जिसका नाम क्या था, मीर कासिम। तो बंगाल के अगले नवाब अब कौन बनते हैं, मीर कासिम। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है बच्चों, लॉर्ड वेंसिटोट जो गवर्नर होते हैं अंग्रेज़ों के, उसके द्वारा इसको बना दिया जाता है। तो बच्चों 3 साल तक फिर बंगाल के अगले जो नवाब रहते हैं 1760 से लेकर 63 तक, कौन रहते हैं, मीर कासिम। ठीक है, तो मीर कासिम है ये जानता था कि अंग्रेज़ जो सिपाही है वो किसी के भी नहीं होते। तो मीर कासिम है उसने सेना का पुनर्गठन किया और सेना को जो है सैन्य प्रशिक्षण दिया इसने, और इसने अपनी राजधानी जो है मुंगेर में स्थापित की। तो मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, मुंगेर में बनाई, और वहाँ पर इसने तोपखाने का भी गठन किया। ठीक है, और जब अंग्रेज़ों को ये पता चला कि वह हमें बिना बताए जो है एक तोपखाने का गठन कर रहा है, तो 1763 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा फिर इस मीर कासिम पर आक्रमण कर दिया जाता है, और ये फिर अपनी जान बचाकर जो है कहाँ पे भाग जाते हैं, अवध के नवाब के पास चले जाते हैं। उस टाइम बच्चों अवध का नवाब कौन होता था, शुजा-उद-दौला होता था। ठीक है, तो 1763 ईस्वी में मीर जो है कासिम ये जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जब इसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, क्योंकि ये छुपके से तोपखाने जो है और अपनी जो सेना को संगठित कर रहा होता है, तो अंग्रेज़ों को पता चल जाता है, और फिर अंग्रेज़ जो है मीर कासिम जो बंगाल के नवाब होते हैं इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये अपनी जान बचाकर भागते हैं कहाँ पे, ये अवध के नवाब जो है शुजा-उद-दौला उस टाइम होते थे, वहाँ पे जो है जाते हैं। तो अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला फिर इसको शरण देता है मीर कासिम को। और बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अवध का जो नवाब है शुजा-उद-दौला उसने जो है किस किस को जो है शरण दी थी। एक तो इसने जो एक बार बच्चों शाह आलम द्वितीय जो आपके थे, ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय कौन थे, शाह आलम द्वितीय ये आपके मुग़ल जो है बादशाह हुआ करते थे, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय को एक बार शरण दी थी, और बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम को भी शरण किसने दी थी, जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने दी थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह और जो मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे उनको क्या दी थी, शरण दी थी दोनों को। तो बच्चों ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेंसिटोट है उसके द्वारा एक बार फिर से जो है 1763 ईस्वी में बंगाल का दूसरा नवाब बना दिया जाता है मीर जाफ़र को। तो जिस मीर जाफ़र को जो है हटा दिया जाता है, ठीक है, और उसकी जगह फिर इसके जो दामाद मीर कासिम को बना दिया जाता है। तो फिर दोबारा से जो है मीर कासिम को फिर से बना दिया जाता है बंगाल का नवाब, दोबारा ये बनते हैं और 2 साल के लिए बनते हैं 1763 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी के दौरान। ठीक है, जब तक लॉर्ड वेंसिटोट जो है बंगाल के गवर्नर रहते हैं तब तक ये रहते हैं मीर जाफ़र। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों मुग़ल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय को शरण दी थी शाह जो है शाह-उद-दौला ने। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जब मुग़ल सिंहासन पर जब ये था तो उस समय एक वज़ीर होता था इसका, ठीक है, और उसी ने जो है शाह आलम द्वितीय के ख़िलाफ़ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय है इसी के वज़ीर ने इसके खिलाफ़ क्या किया था, विद्रोह किया था और उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया था। तो ये शाह आलम द्वितीय है, फिर ये भागकर मतलब कई वर्ष तक नवाब जो है शुजा-उद-दौला के पास ये रहते हैं। ठीक है, तो नवाब शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब होते हैं ये शरण देते हैं किसको, शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो शाह आलम द्वितीय इसके वज़ीर ने इसकी हत्या करने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार ये यहाँ पे कई साल तक फिर अवध के जो ये नवाब होते हैं शुजा-उद-दौला के पास से रहते हैं। और फिर जब मराठा जो फिर उसके बाद में बच्चों क्या होता है कि मराठों की वजह से मुग़ल सिंहासन पर ये दोबारा से जो है पहुँचता है, तो फिर इसने खुश होकर अपना जो वज़ीर है वो किसको बना दिया था, अवध का जो नवाब होता था शुजा-उद-दौला को बना दिया था। ठीक है, तो बाद में मराठों की सहायता से शाह आलम द्वितीय जब दोबारा से अपने मुग़ल सिंहासन को प्राप्त करते हैं तो अवध के नवाब जो है शुजा-उद-दौला जिसने इसको शरण दी थी तो इसी को ये अपना वज़ीर बना देता है। ठीक है, इसके बाद जो मीर कासिम है उसने अवध के जो नवाब होते हैं शुजा-उद-दौला और भारत के मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर एक मजबूत सेना जो है का संगठन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें अगर अंग्रेज़ों को अगर हमने नहीं रोका तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे बंगाल में, इसलिए हमें अपनी आपसी रंजिश को बुलाकर एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मीर कासिम जो ये अवध के जो बंगाल के नवाब थे, और अवध के नवाब कौन थे, शुजा-उद-दौला, और जो मुग़ल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय, इन्होंने तीनों ने जो है मिलकर क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ फिर संघर्ष किया इन्होंने। ठीक है, और 1700
64 में फिर बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, इन्होंने जो है एक संगठन जो है एक संगठित सेना बनाई, ठीक है, और किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। तो अंग्रेज़ों की ओर से इसमें हेक्टर मुनरो था जो अंग्रेज़ों की ओर से जो था। तो इस प्रकार जो है इन तीनों शासकों ने मिलकर अंग्रेज़ों को पराजित जो है करने के लिए जो इसने जो ये युद्ध किया, लेकिन ये पराजित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो तीन जो ये शासक जो है अपने भारत के, ये मिलकर अंग्रेज़ी सेना को पराजित नहीं कर पाते हैं। और हमारे पास बच्चों इन जो तीनों के मिलाकर जो कुल 40 से 60 हज़ार सैनिक थे और अंग्रेज़ों के पास केवल 7500 सैनिक थे। फिर भी जो है ये मतलब अंग्रेज़ों को हरा नहीं पाते हैं तीनों मिलकर। तो इस प्रकार से बच्चों बक्सर के निर्णायक युद्ध है के बाद पूरे जो है बंगाल पर अधिकार कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। तो जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें हार होती है किन की? इन सभी की, मीर कासिम और मीर जो शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की, ठीक है। तो बच्चों इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस समय बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें बंगाल का नवाब कौन था? तो उसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं था। मीर कासिम बाद में बक्सर के युद्ध में लड़ते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो मीर जाफ़र था, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जिस समय बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेंसीटोट था, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के टाइम में कौन सा जो है नवाब था? लॉर्ड वेंसीटोट, ठीक है। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव है फिर इंग्लैंड से वापस आ जाता है। तो 1765 ईस्वी में बच्चों फिर रॉबर्ट क्लाइव है वो इंग्लैंड फिर वापस आ जाता है और फिर से बंगाल का गवर्नर दोबारा बनते हैं ये, तो ठीक है। तो 1765 में दोबारा ये गवर्नर बनते हैं कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव है कि 1765 में वापस आने के बाद एक संधि होती है किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में, ठीक है। और एक संधि होती है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो उस संधि का नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि जो है इनके बीच में होती है। तो इस प्रकार बच्चों दो संधि होती है 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब होते हैं उसके बीच में, और एक दूसरी जो संधि होती है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो इस संधि में जो है ये दो प्रकार की संधि थी, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। प्रथम संधि है इसमें रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। तो इसमें क्या समझौता हुआ था? तो इसमें जो शाह आलम द्वितीय है उसको इलाहाबाद और कड़ा जो प्रांत है दे दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। तो शाह आलम द्वितीय है उसको इलाहाबाद की संधि के तहत जो है इलाहाबाद और कड़ा प्रांत है शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है, ठीक है। और इसमें मुग़ल बादशाह है उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो प्रांत स्थायी रूप से अंग्रेज़ों को जो है दिए, और इसके बदले में, ठीक है, तो इसके बदले में जो उसको क्या देना पड़ा मुग़ल बादशाह को? बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है प्रांत अंग्रेज़ों को देने पड़े, स्थायी रूप से देना पड़ा बच्चों, परमानेंटली, ठीक है। तो परमानेंटली स्थायी रूप से जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा को देना पड़ा अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह जो है उसको प्रति वर्ष जो है 26 लाख रुपए जो है देना स्वीकार किया। तो इसी इलाहाबाद की संधि में जो मुग़ल बादशाह है उसको प्रति वर्ष 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। द्वितीय संधि जो हुई थी इलाहाबाद की, इसमें रॉबर्ट क्लाइव और अवध के जो नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में हुई थी। तो इसमें क्या जो है डिसीजन लिए गए, क्या समझौते हुए थे? तो इसमें जो नवाब आपके थे शुजा-उद-दौला, ठीक है, इसने इलाहाबाद और कड़ा जो है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिया, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने जो है शुजा-उद-दौला से जो है लेकर, तो अंग्रेज़ों ने शुजा-उद-दौला से लेकर जो है ये आपका कड़ा और इलाहाबाद जो है नामक स्थान किसको दिया था? मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिया, ठीक है। तो एक ये समझौता हुआ था। और इसमें नवाब जो है इसने युद्ध के नुकसान के लिए अंग्रेज़ों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया था, ठीक है। तो अंग्रेज़ों का जो नुकसान हुआ था इस युद्ध में, ठीक है, जो बक्सर का युद्ध, उस युद्ध में जो अंग्रेज़ों को नुकसान हुआ था उसमें 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया, ठीक है, अवध के नवाब ने। तो अवध के नवाब ने अंग्रेज़ों को 50 लाख रुपए दिए और चुनार पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्वीकार किया गया। तीसरा क्या था? जो चुनार जो है वाराणसी में पड़ता है बच्चों, ये चुनार है पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था,
ठीक है। और इसी जो है इलाहाबाद की संधि के तहत ही अंग्रेज़ों को बिना कर जो है बिना चुंगी के अवध में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। तो बिना जो है टैक्स के, बिना चुंगी के अवध में व्यापार करने का अधिकार दिया गया और गाजीपुर और बनारस प्रांत भी अंग्रेज़ों को इसमें दिए गए। तो इसी इलाहाबाद संधि के तहत गाजीपुर, बनारस प्रांत और आपका ये चुनार जो है वाराणसी है, इन सभी जो है प्रांतों को अंग्रेज़ों को दे दिया गया था। तो अंग्रेज़ों का इन पे अधिकार हो गया था और बिना टैक्स, बिना चुंगी के अवध पर जो है व्यापार करने का अधिकार जो है दिया गया इस इलाहाबाद की संधि में। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत पूरे जो है फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है प्रांत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। ठीक है। और जो रिवेन्यू जो जनरेट जो है करने के लिए सारे के सारे जो अधिकार है, मतलब जो टैक्स आता था, ठीक है, जो पैसा जो आता था, रेवेन्यू जो हो यहाँ पे जो जितना भी राजस्व बनता था, ठीक है, तो वो सारे जो अधिकार अब अंग्रेज़ों के पास आ गए थे। बंगाल का जो नवाब का पद था वो अब उसका कोई भी जो है रोल नहीं रह गया था, कोई भी उसका औचित्य नहीं रह गया था, क्योंकि सारी जो पावर्स है वो किसके पास आ गई थी, अंग्रेज़ों के पास आ गई थी इस युद्ध के बाद में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इस प्रकार जो अब बंगाल का जो नवाब का पद है उसको अंग्रेज़ों ने क्या बना दिया, अपना पेंशनर बना दिया। ठीक है, तो जो नवाब का पद है उसको अपना पेंशनर बनाया अंग्रेज़ों ने। और 1765 ईस्वी तक तो मीर जाफ़र है वो बंगाल के नवाब रहते हैं। बट उसके बाद में मीर जाफ़र के जो पुत्र होते हैं नजमुद्दौला, ठीक है, तो ये जो है 65 से 66 ईस्वी के दौरान जो है 1 वर्ष के लिए जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में ही बंगाल के अगले नवाब बना दिए जाते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा। तो नजमुद्दौला जो है 65 से 66 के दौरान अगले जो है नवाब बनते हैं। ठीक है, और अंग्रेज़ों के संरक्षण में ये जो है बंगाल के नवाब बना दिए जाते हैं। और बच्चों इस प्रकार पेंशनर बना दिया जाता है। ठीक है, सारी पावर किसके पास आ जाती है, अंग्रेज़ों के पास। नाम मात्र के ये जो है नवाब रह जाते हैं। और अंग्रेज़ों ने फिर जो नजमुद्दौला है उसको प्रति वर्ष 50 लाख रुपए जो है पेंशन देना स्वीकार किया। ठीक है, और इसके बाद बंगाल का अगला जो नवाब है अंग्रेज़ों के ही संरक्षण में सैफ-उद-दौला जो है उसको बना दिया जाता है। 1766 ईस्वी से 70 ईस्वी के दौरान ये रहते हैं। तो बंगाल के अगले नवाब कौन होते हैं, सैफ-उद-दौला। 66 से 70 ईस्वी के दौरान जो है ये रहते हैं। और इसको फिर पेंशन जो है घटाकर फिर जो 50 लाख रुपए दी जाती थी, तो अब ये घटाते घटाते 12 लाख पर पहुँच गए। तो इसको जो है 12 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन जो है रुपए इसको दी जाती थी। इस प्रकार बंगाल का अंतिम जो नवाब है वो बच्चों मुबारक-उद-दौला वो बनाए गए थे। तो बंगाल के अंतिम नवाब कौन था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अंतिम नवाब जो बंगाल का था मुबारक-उद-दौला 1770 से 75 ईस्वी के दौरान ये रहते हैं। और इसकी पेंशन फिर घटाकर जो है प्रति वर्ष जो है 50 लाख से जो होते हुए बच्चों 10 लाख तक पहुंच जाती है। तो 10 लाख रुपए जो है प्रति वर्ष पेंशन की कर दी गई मुबारक-उद-दौला की। ठीक है, तो इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और बंगाल का प्रथम जो है गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बंगाल में बच्चों क्या हो जाता है, अवध जो बंगाल का जो नवाब होते हैं वो अंतिम नवाब कौन था आपका, मुबारक-उद-दौला। उसके बाद में नवाब पद है वो ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स है इसने बंगाल का ये अंतिम गवर्नर रहता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद में फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो यही बनते हैं। 1772 से लेकर 85 ईस्वी के दौरान जो है पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर के बाद में फिर ये जनरल वर्ड और लगा दिया जाता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर आ जाए वो भी कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1772 से 85 के दौरान ये रहते हैं और इसी के द्वारा बंगाल के नवाब पद है उसको फिर क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो बंगाल का नवाब पद है किसके द्वारा समाप्त किया जाता है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बंगाल के जो है अंतिम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो भी कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है। 1765 से 72 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया। तो बच्चों जब 65 से 72 के दौरान जब बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल में क्या लगाते हैं, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन बंगाल में किसके द्वारा लगाया जाता है, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया जाता है 65 से 72 के दौरान। ठीक है, तो अगर हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात देखें तो बच्चों रॉबर्ट क्लाइव है बंगाल में द्वैध शासन इसने लगाया था। इसने बंगाल के जो है लोगों को अब 2 टैक्स पे करने होते थे इस द्वैध शासन के तहत।
तो 2 टैक्स पे करने होते थे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना होता था और दूसरा जो है देना पड़ता था टैक्स वहाँ के स्थानीय शासकों द्वारा वसूला जाता था। तो स्थानीय शासकों द्वारा वसूला जाता था और एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो है क्या दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। इस प्रकार से 2 जो टैक्स जो है द्वैध शासन के तहत बंगाल में लगाए गए रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और 1765 से 72 ईस्वी के दौरान जो है ये 7 सालों तक द्वैध शासन ये चला। ठीक है, तो कितने सालों तक रहा ये बच्चों? 7 सालों तक ये आपका 65 से 72 तक रहता है। और इसी पीरियड के तहत जो है इसी जो द्वैध शासन जो ये लगाया गया था, इसी जो है टाइम पीरियड को 1765 से 72 के ही टाइम पीरियड को, इन 7 सालों का जो द्वैध शासन था, इसी जो है टाइम पीरियड को इतिहासकारों ने भारत की लूट इसको कहा है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड को क्या कहें? भारत की लूट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लूट हुई थी। तो यहाँ पे बच्चों इवन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे आपके, उन्होंने भी ये कहा था कि 1765 से 72 का जो टाइम पीरियड था ना, उसमें जितनी भ्रष्टाचारी ईस्ट इंडिया कंपनी में होती थी उतना पूरी की पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होती थी। ठीक है, तो ये खुद जो है अंग्रेज़ों के जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इन्होंने कहा था। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो है द्वैध शासन लागू किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लूटपाट की जाती थी। तो भारत की लूट भी जो है इस टाइम पीरियड को कहा गया है। 7 सालों का एक टाइम पीरियड होता था। ठीक है, और जब सारी जो है, और बच्चों जब सारी जगह बंगाल में द्वैध शासन की जब आलोचनाएं होने लगी और ब्रिटिश सरकार को जब ये पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो पूरी की पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं, तो तुरंत 1772 ईस्वी में बंगाल का अगला जो गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया जाता है किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों बंगाल का जो है गवर्नर जनरल किसको भेजा जाता है? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बनाकर भेजा जाता है। और इसी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में द्वैध शासन का अंत किया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो द्वैध शासन का अंत किसने किया था? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद 1773 में अगले ही साल बच्चों रेगिनी पर नियंत्रण करने के लिए, तो बच्चों जो ये लूटपाट मचा रखी थी द्वैध शासन के नाम से, तो फिर 1772 में तो वारेन हेस्टिंग्स है उसको गवर्नर जनरल बना के भेज दिया जाता है भारत का। और 73 ईस्वी में 1773 में क्या होता है? एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है 1773 ईस्वी में कौन सा एक्ट भेजा जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और बच्चों इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो लूटपाट मचा रही थी, ठीक है, भारतीयों पर, तो उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को बनाया जाता है। और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भेजे जाने वाले अधिनियमों के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन चला। तो बच्चों इस प्रकार जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट के द्वारा जो बाद में अधिनियम बनाए गए, ठीक है, उन अधिनियम के तहत ही फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन चला। इन्होंने फिर अपनी मनमानी नहीं, पहले ये मनमानी चलाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो फिर बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए और उन अधिनियमों के तहत ही फिर उन्होंने अपना प्रशासन चलाया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो ये हमारा जो पूरा बंगाल वाला ये ख़त्म हो गया है। अगली क्लास में बच्चे जो हमारा मराठा और पेशवा जो है ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो भारत में जो नवीन राज्यों के रूप में बच्चों एक मराठा जो है राज्य भी उभर कर आया था, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आपको ये कैसी लगी क्लास? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है बच्चों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और बच्चों सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।